जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का जय प्रकम जो चैप्टर चल रहा था उसी का अगला, यानी कि हम आपको पढ़ा दिए थे वायवीय शोषण में वायवीय और अवायवीय शोषण। अब देखिए मानव शोषण तंत्र क्या है। पहले तो वो है नाक, नासाद्वार, नाक, ग्रास नली, फिर कंठ, फिर श्वास नली, और उसके बाद है श्वसनी, और उसके बाद है श्वसनिका, और उसके बाद है फुफ्फुस यानी फेफड़ा, फुफ्फुस, और कुपिका कोश और रुधिर वाहिका। समझ गए। देखिए इस तरह से है। चित्र के दौरान बता रहे हैं कि ये है नासाद्वार यानी नाक, उसके बाद ये मुख द्वार, ये ग्रास नली, ये कंठ, और ये श्वास नली, और उपस्थित वाला जो है वो ये आपको ये पता, ये जो है वो श्वसनिका है, वो जो यहाँ आपको मिलेगी, और ये जो है ये बाहर का भाग जो निकला है वो कुपिका, यानी कि ये जो है वो श्वसनिका। ये है फुफ्फुस जो है वो इस तरह से दिखता होगा, यानी कि वो फेफड़े के नीचे रहता है, यानी कि यही फेफड़ा है। समझ गए। और ये है डायफ्राम पद, यानी मध्य पद, इसका फेफड़े का मध्य पद। समझ गए। कहता है जो कि पसली की हड्डी तोड़ देंगे, उसी तरह ये नीचे ये जो है ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, यही पसली है। ठीक है। अब देखिए कि मानव श्वसन की क्रिया जो है वो अंतःश्वसन और उच्छ्वासन में होता है। अंतःश्वसन और अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है कि वक्षीय गुहा फैलती है, वो अंदर में फैल जाती है, और पसलियों में संलग्न पेशिका सिकुड़ जाती है, और वक्ष के ऊपर जो है वो बाहर की ओर गति करता है, और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, और वायु फेफड़े में भरती है, वायु जो वो फेफड़े में भर जाती है। और उच्छ्वासन में क्या होता है कि वक्षीय श्वसन के अपने मूल आकार में वो वापस आ जाता है, और पसलियों की पेशिका शिथिल हो जाती है, और वक्ष अपने स्थान में वापस आ जाता है, और गुहा वायु का दाब चढ़ जाता है, और वायु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़े से बाहर निकल जाता है। समझ गए। यानी कि एक बार तो सांस जब लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, दोनों प्रक्रिया की क्या क्या घटना घटती है वो दोनों हम दे दिए हैं। ठीक है। अब देखिए कि अंतःश्वसन जो है वो सांस वायुमंडल से गैस को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है, और उच्छ्वासन यानी कि फेफड़े से वायु या गैस जो बाहर निकलता है वो उच्छ्वासन। और स्थलीय जीव जो है वह श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन को लेते हैं। समझ गए। ये आपको 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों तरीका में पूछ सकता है। अब देखिए कि कुपिका जो है, कुपिका यानी रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यानी कि वायु O2 के समृद्ध कुपिका जो है वो रक्त वाहिनी यानी O2 और RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर SbO2 मिलाती है, और CO2 का उत्पादक जो है वो ऊतक के रूप में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और धमनी में O2 पहुंचाता है। समझ गए। और CO2 जो है वो ऊतकों में CO2 रक्त वाहिनी और CO2 के रक्त विसरण करता है, और उसके बाद है कि CO2 मोचन यानी नास द्वारा से वो कोशिका का कोश विसरण करते हुए वो रक्त वाहिनी में चला जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए कि संवहन में क्या होता है कि मानव जो है वो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को नियंत्रण यानी आपूर्ति तंत्र जो है वही संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है। ओके। अब देखिए क्या है कि मानव स्वतंत्र यानी कि मानव स्वतंत्र के मुख्य अवयव यानी कि हृदय, धमनी, रक्त नलिका और वहन का जो है रक्त लसिका, यानी कि वहन करता है, रक्त इधर उधर जाता है। तो पहले जानेंगे रक्त जो है वो ठोस अवयव यानी रुधिर कणिका में होती है, और द्रव्य अवयव जो प्लाज्मा यानी कि पीले रंग का तरल पदार्थ जो होता है वो 90% जल और तथा शेष अवयव जो है प्लाज्मा का प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन,
अजैविक पदार्थ होता है। देखिए रुधिर यानी कि ठोस अवयव में क्या होता है, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त। लाल रक्त जो है वो कनिकाएँ यानी कि O2 और CO2 का वहन करता है, और श्वेत रक्त जो कनिका है वो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता देता है। देखिए हम दोनों रक्त के बारे में अलग अलग बता देते हैं। और लाल रक्त में हीमोग्लोबिन का कारण ये लाल होता है, और रक्त का प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी रक्त जो है वो प्लेटलेट्स रक्त जो है वो थक्का बनाने में काम करता है। अब देखिए रक्त वाहिनी यानी कि जिससे वो रक्त आदान प्रदान होता है, तो वो धमनी और शिरा है। धमनी में क्या होता है कि रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और अपवाद जैसे फुफ्फुंद और धमनी है, अपवाद में है ये। और शिरा जो है वो अंगों से अनास्कृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती है, यानी एकत्र करके वापस हृदय में। अपवाद में है वो फुफ्फुस शिरा, समझ, ये दोनों अपवाद में है। और समझ गए कि धमनी क्या है, कि वो हृदय से शरीर में और शरीर से वो हृदय तक ले जाते हैं, ठीक है। और धमनी जो है वो विभिन्न भित्ति मोटी वो और अधिक लचीली होती है, और शिरा के भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है, ठीक है। और ये जो है धमनी वो वलय नहीं होते हैं, और शिरा जो है वो वलय होते हैं, यानी कि वल्ब होते हैं। और धमनी की सतह नहीं होती है, उसके ऊतकों के नीचे पाई जाती है, यानी डीप सीटेड, समझ गए। और ये जो है सतह, इसकी सतह होती है, यानी कि ये सतह होती है और पाई जाती है सतह पर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये प्रक्रिया दिखा रहा है कि जैसे ये फेफड़ा है, और फेफड़े से क्या होता है कि वो विऑक्सीकृत रुधिर पहले निकलता है, और उसके बाद वो बायां लंद में यानी कि बाहिने मेरा जो वो है फेफड़ा उसमें जाता है। पहले अलिंद में जाने के बाद वो जो है वो वलय निलय होता है, आलिंद में जाकर निलय होता है, और फिर उसके बाद इससे फिर नीचे यानी कि 3 नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है कि ऑक्सीजन कैसे जाता है। और धमनी, प्रमुख धमनी को महाधमनी यानी प्रमुख जैसे विऑक्सीकृत जहाँ होता है वहाँ पर जाकर, और फिर उसके बाद शरीर के अंग में जाता है, यानी कि उसके बाद शरीर के अंग में जाता है। शरीर के अंग में जाने के बाद वो सीधे पहुंच जाता है कि दायां आलिंद में, और दायां आलिंद निकले के बाद वो फेफड़ा में, समझ गए। ये ऐसे ऐसे और इस तरह से जाकर और सीधे फेफड़ा में जाकर निकल जाता है, इस तरह। यानी कि आपको ये पूछ सकता है कि बायां आलिंद में ऑक्सीजन जाता है या कि उससे निकलता है। सबसे पहले बायां आलिंद में जाता है, और दायां आलिंद से वो बाहर निकल जाता है, समझ गए। अब देखिए कि मानव हृदय एक पंप की तरह होती है जो सारे शरीर से रुधिर परिसंचरण करता है, और अलिंद हमेशा निलय और पेशी भित्ति की होती है, क्योंकि निलय जो है वो पूरे शरीर में अधिक रक्त का चाप करता है और रुधिर भेजना होता है। जैसे कि ये देखिए महाअलिंद यानी कि ये है जो बाहर निकलता है। देखिए इस तरह से ये फुफ्फुंद की धमनी है, जिस तरह से ये अंदर जाता है, ऐसे ऐसे, समझ गए। ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। उसके बाद शरीर के नीचे का भाग ये है महाशिरा, और ये है दायां आलिंद, ठीक है। इस तरह से दिया गया है आपको। ये भी तस्वीर अगर आप बना सकते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगी। देखिए हृदय में उपस्थित वाल्व जो है वो रुधिर जो है उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित कर देता है, यानी कि उल्टी दिशा में रोकना वो सुनिश्चित करता है। लसिका जो है वो एक तरल पदार्थ है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होती है, और लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है, और लसिका वहन की सहायता करता है, लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों का परिवहन जो है वो जाइम और फ्लोएम है। पादप यानी कि पौधों का जाइम और फ्लोएम।
जाइलम जो है वो पादप तंत्र का अवयव है जो कि मृदा से जल प्राप्त कर और खनिजों और लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो वो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जल व मृदा के मध्य का आयन यानी कि सांद्रण में अंतर के चलते वो मृदा से जड़ों का प्रवेश कर जाता है और इसी के साथ साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, और जो कि जल लगातार जो है वो ऊपरी दिशा में धकेलता है, और यही दाब जो है वो ऊंचे वृक्षों तक विभिन्न भागों में पहुंचता है वो दाब के कारण। और जल पादप जो है वो वायवीय भाग द्वारा वो क्या करता है, वाष्प को वातावरण में विलीन हो जाता है और ये प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और देखिए इसका एक प्रक्रम है जिसमें कि पौधों निम्न सहायता से मिलती है। जैसे कि देखिए पौधों का अवशोषण जो है वह जड़ से पत्तियों तक जल का विलय यानी कि खनिजों की ऊपरी मुखी गति में सहायता करता है, ऊपरी मुख जो है गति में सहायता करता है, और पौधों का ताप नियमन में सहायता होता है। समझ गए। अब देखिए कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण का विलय उत्पादकों का वहन यानी स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, और स्थानांतरण पत्तियों से पोषण के शेष भागों में ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। और फ्लोएम जो है वो स्थानांतरण से ऊर्जा के रूप में पूरा करता है, और सुक्रोज और फ्लोएम ऊतक ATP ऊर्जा का उत्पादन करता है और परासरण दाब कहलाता है। अब देखिए कि मानव में उत्सर्जन यानी कि मानव में उत्सर्जन के प्रकार होता है, यानी कि वो जैव जो जीवों का उपचारित क्रिया में और हानिकारक नाइट्रोजन यानी युक्त पदार्थों का निष्कासन करता है, उत्सर्जन कहलाता है। और एक कोशिकीय यानी कि जीव इन अपशिष्ट पदार्थों की सतह में वो जल से विसरित कर लेता है। ठीक है, और मानव के उत्सर्जन तक उपस्थित अंग जो है वो इस तरह एक जोड़ा विक्र और एक जोड़ा मूत्र वाहिनी यूरेटर आपको देखिए फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ये चार है जो मानव उत्सर्जन अंग है। अब देखिए विक्र में मूत्र बनाने के बाद यानी मूत्रवाहिनी से होता है और मूत्राशय से एकत्रित होता है, और मूत्र बनने का उद्देश्य है कि वो वर्ज्य यानी हानिकारक पदार्थ को वो छान कर बाहर निकालता है। यानी वृक्क जो है वो मूत्र निर्माण करता है, वो संरचना और क्रियात्मक इकाई से विक्राणु नेफ्रॉन कहलाती है, और विक्राणु का मुख्य भाग जो है कोशिका गुच्छ वोमन और नलिकाकार यानी कि नलिकाकार और संग्रावानी गुच्छ जो है वो पतली भित्ति द्वारा रिक्त यानी रोदेरा का गुच्छा होता है। ठीक है, अब वृक्क का उत्सर्जन जो है वो देखिए इस प्रकार है। वृक्क का उत्सर्जन यानी कि वो इस तरह से एक पदार्थ होता है और ऐसे एक पेड़ के वृक्ष की तरह होता है। आपको दिख रहा होगा ये वृक्क की धमनी है, ये वृक्क की नलिका है, और आपको हम बता दें कि ये वृक्क की धमनी है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। कोशिका गुच्छ जो है वो जब वृक्क यानी धमनी की शाखा विक्राणु से प्रवेश करती है तो जल और लवण ग्लूकोज और अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो है वो गुच्छों में छानकर ओवन संपुटन में आते हैं, और वर्णात्मक पुनः अवशोषण जो है वो वृक्क के नलिकाकार भाग में और शरीर के उपयोगी पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो और लवण के रूप में पुनः उत्सर्जित होता है। और ये आप देख लीजिएगा कि नलिका श्वसन क्या है, कि ये अतिरिक्त जल वो लवण जैसे कि उत्सर्जित पदार्थ जो विक्राणु का नली आकार का होता है, और वो अंतिम से धीरे धीरे वो सिरे में चला जाता है और वो मूत्र का मार्ग में चला जाता है, मूत्र निर्माण करता है। ठीक है,
और देखिए कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी कैसे बनाया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है कि जैसे कि रोगियों को रुधिर से कृत्रिम का मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है और वह एक स्वस्थ वयस्क यानी कि 180 लीटर की आरंभिक निश्चय वृक्क में होता है, जिसमें कि 2 उत्सर्जित होते हैं और 2.5 लीटर का आयतन होता है। इसका आयतन 2.5 लीटर होता है मूत्र का। और निश्चयम और वृक्क नलिका का पुनः अवशोषित होता है, यानी कि पादप उत्सर्जन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पादप अतिरिक्त जल छुटकारा पाते हैं और बहुत से पादप जो है अपशिष्ट पदार्थ और कोशिका की रिक्तिया में संचित करता है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो है वो रेंजिन और गोंज के रूप में पुराने जाइलम में संचित होता है और पादप जो है वो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को आसपास मृदा में उत्सर्जित कर लेता है। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों। BSCB क्लास 10th के BSEP क्लास 10th के नोट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर लास्ट में और उसके बाद आप हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों।